हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेक बाउंस के केसेस में हम समझौता कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस के संबंध में मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं। उनका लिंक मैं एक बार फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको बात पूरी समझ आए। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 और 142 के तहत डाले जाते हैं। इसमें बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, एक जिसने चेक दिया है और दूसरा जिसने चेक लिया है। और बैंक में डालने के बाद जो डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से या अकाउंट क्लोज होने की वजह से या स्टॉप पेमेंट की वजह से, इसमें कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन उसको जो है कंप्लेनेंट को पैसा नहीं मिलता है जब, तो वो कोर्ट में केस फाइल करता है और अपने पैसे की डिमांड करता है। तो दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस को ख़त्म करने का दो तरीके हैं। एक तो अगर दोनों पार्टियों का कोर्ट से बाहर सेटलमेंट हो जाए तो जो कंप्लेनेंट साइड है वो अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं। अगर कंप्लेनेंट को पूरा पैसा जो चेक अमाउंट का है वो मिल जाता है और वो एग्री कर जाता है कि अब हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम जो है ये जो केस है ये विड्रॉ कर लेते हैं, तो केस ख़त्म हो जाता है। एक ये तरीका है। दूसरा, अगर कोर्ट के थ्रू इसका रेजोल्यूशन करना है, क्योंकि जो चेक बाउंस के केसेस हैं ये कंपाउंडेबल हैं, ये बेलेबल हैं, इनमें समझौता हो सकता है, कोर्ट के अंदर भी हो सकता है। तो इसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन दिए हैं ताकि जो चेक बाउंस के केसेस हैं उनमें कमी आए, उनकी पेंडेंसी कम हो और जो ज़्यादा लेवल के जो केसेस बढ़ रहे हैं आजकल वो जो है उनमें कटौती हो। तो इसको लेके जो है जो चेक बाउंस के केसेस हैं और सेटलमेंट के जो उसमें तरीके हैं उनमें भी जो है थोड़ा बहुत बदलाव आया है ताकि ये मामले जल्दी निपट जाएं और जुडिशरी पे इनका बोझ ना पड़े। तो दोस्तों, क्या हैं वो तरीके और कैसे हम जो है चेक बाउंस के केसेस को ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी अक्यूज के तौर पे आपको चेक बाउंस का नोटिस मिलता है, समन मिलता है कोर्ट की तरफ से, तो अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ें होती हैं कि जो ये इशारा करती हैं कि आप जो है जल्दी इस केस का निपटारा कर सकते हैं। और ये क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो इस संबंध में इशू हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट होता है कि अगर अक्यूज्ड पहली या दूसरी तारीख पर एक एप्लीकेशन दे दे कि मैं इस केस को कंपाउंड करवाना चाहता हूं, मैं इस केस में समझौता करना चाहता हूं और मुझे जो है बिना कोई कॉस्ट लगाए, बिना को कोर्ट का जुर्माना लगे, मुझे जो है अलाउ किया जाए कि मैं इस केस को ख़त्म कर सकूं। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर नोटिस मिलने के बाद वो कंप्लेनेंट को जो चेक अमाउंट की राशि है वो पे कर दे और उसके साथ जो उसके खाते में जमा कर सकता है, जो उसने अकाउंट दिया हुआ है अपना कंप्लेनेंट ने, अगर वो खाते में जमा नहीं करता है तो वो कोर्ट में जमा कर सकता है और कोर्ट जो है इस मामले में फिर समझौता करवा देता है। तीसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि अगर आप जो है एक एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में कि मैं जो, क्योंकि ये एक जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आप जब कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे पहली या दूसरी तारीख पर ना दें, आगे चल के भी जो है केस की किसी स्टेज पर जाकर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं 10% की राशि जो है जमा करने को तैयार हूं और मैं इसको केस में समझौता करना चाहता हूं। तो ये 10% की राशि जो है ये जमा अगर कर दी जाती है और अगर मान लो ये हाई कोर्ट में
समझौता करना चाहता है तो 15% की राशि, और सुप्रीम कोर्ट के सामने समझौता करना चाहता है तो चेक अमाउंट की 20% राशि जमा करके वो जो है इस केस में सेटलमेंट कर सकता है। तो दोस्तों क्योंकि है इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंपाउंडिंग में कैन बी मेड इवन इफ कंप्लेनेंट इज नॉट विलिंग। अगर मान लो कंप्लेनेंट नहीं भी मान रहा है, वो कहता है कि मैं इसमें समझौता नहीं करना चाहता, तब भी जो है कोर्ट समझौता इसमें करवाएगी और इस केस को जो है ख़त्म करेगी, बशर्ते कि जो चेक अमाउंट की राशि है वो कोर्ट में जमा करवाई जाए, और जो कोर्ट कॉस्ट लगाती है केस में अगर वो पे कर दी जाए, वो डीएलएसए के अकाउंट में जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके अकाउंट में जाती है, और अगर हाई कोर्ट के सामने है तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा मामला है तो वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास वो कॉस्ट जमा करनी होती है। तो दोस्तों ये अलग अलग जो है अमेंडमेंट्स इसमें होती रहती हैं जो चेक बाउंस के केसेस हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ताकि इसको पीपल फ्रेंडली बनाया जाए और जो इसका बोझ है चेक बाउंस के केसेस का वो जुडिशरी पे ना पड़े, क्योंकि जुडिशरी पहले ही बहुत सारे केस पेंडिंग है, और एक डेटा के मुताबिक जो है चेक बाउंस के केस 20% टोटल जितने भी इंडिया में केसेस हैं पेंडिंग, 20% केसेस जो है वो चेक बाउंस के हैं। तो दोस्तों चेक बाउंस के केसेस में जो है आराम से समझौता हो सकता है, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 20% जो है आप जमा कर सकते हैं कोर्ट में। 20% जमा करके अगर मान लो आपने 20% जमा कर दिया और केस चलता रहा और उसके बाद जो है आप कोर्ट से एक्विट हो जाते हो, चेक बाउंस के केस में बरी हो जाते हो ट्रायल कोर्ट में, तो आपको जो है वो 20% जितना भी जो आरबीआई का जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो इंटरेस्ट होता है उस पैसे का, वो जो है पैसा आपको जो है ब्याज समेत वापस मिल जाता है। दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर मान लो ट्रायल कोर्ट ने किसी चेक बाउंस के केस में किसी अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया, तो वो जो है उसको उसी टाइम जो है जमानत मिल जाती है सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए, और अगर मान लो सेशन कोर्ट ने भी उसको कन्विक्ट कर दिया तो उसके बाद जो है उसको जमानत नहीं मिलती है। सीआरपीसी के सेक्शन 389 में इसका प्रावधान है कि आप जो है एक ही बार जमानत का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी है चेक बाउंस के केस में, तो आपको जो है जेल से ही वो अपील फाइल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चेक बाउंस के केसेस में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका मामला शुरू में निपट रहा है तो निपटा लेना चाहिए, क्योंकि जितना मामला लंबा जाएगा उससे जो है दोनों पक्षों का, खास करके अक्यूज़ का काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है 138 में, और जितना चेक अमाउंट है उससे डबल की पेनल्टी का जो है ये भी प्रावधान है। इसलिए कई बार जो आरोपी हैं वो शुरू में ये समझते हैं कि जो है चेक बाउंस के केस में उनका कुछ नहीं होगा, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और कोर्ट उनको बरी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक बाउंस के केसेस में सज़ा भी होती है और डबल जुर्माना भी होता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा दी गई है अक्यूज़ड को, और अगर मान लो 1 लाख का चेक है तो 2 लाख रुपए की जो है पेनल्टी उस पे व्यक्ति पे लगती है। उसके बाद अगर वो हाई कोर्ट में अपील करेगा तो उसको पहले जेल जाना पड़ेगा, जेल जाने के बाद जो है वो अपील हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो दोस्तों क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है और बेलेबल है, जैसे ही आपको नोटिस मिलता है तो कोर्ट आपको सबसे पहले बेल दे देती है, और डिपेंड करता है
कि बेल की जो श्योरिटी है वो कितनी राशि की होगी। अगर मान लो कोई 5 लाख का चेक है तो हो सकता है कोर्ट आपको कहे कि आप 2 लाख की श्योरिटी का इंतजाम कीजिए, और अगर 10 लाख का चेक है तो आपको हो सकता है कोर्ट कहे कि आप 4 लाख की श्योरिटी का इंतजाम कीजिए, और उसके बाद आप जो है इस केस में नहीं निकल सकते, और आपको बार बार जो है जितनी भी डेट्स होंगी सभी डेट्स पे कोर्ट में जाना ज़रूरी होता है। और अगर आपने जो है कोई जो है डेट मिस की तो और कोई इसका जो है इंटीमेशन कोर्ट को नहीं दिया तो बेल कैंसिल भी इसमें हो जाती है। तो दोस्तों चेक बाउंस के केसेस में, क्योंकि एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, अगर आपका जो है आपने किसी का पैसा देना है और किसी व्यक्ति ने जेन्युइनली पैसा लेना है, तो किसी वजह से चेक उस टाइम बाउंस हो गया और वो समय पर पेमेंट नहीं कर पाया, तो कानून में इसका पूरा प्रावधान है कि आप मिल बैठकर जो है, अगर आप चेक अमाउंट का पैसा देकर जो है ये केस ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।